एक कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। भारतीय कृषि की पिछले 62 वर्षों की यात्रा के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 6 गुना बढ़ा है। देश की बढ़ती आबादी को देखते हुए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके इसे और बढ़ाने की जरूरत है। कृषि के लिए मृदा और जल आधारभूत संसाधन होते हैं, लेकिन निरंतर सीमित हो रहे कृषि क्षेत्र और गुणवत्ता युक्त जल की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण उपजाऊ भूमि कृषि के लिए कम होती जा रही है। साथ ही साथ अच्छे जल की भी कमी होती जा रही है। देश के लिए व्यापक जल प्रबंधन कार्यक्रम विकसित करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सहायता से भारतीय और अमेरिकी वैज्ञानिकों की टीम का गठन किया। संस्थान ने 1 मार्च को हिसार में कामकाज शुरू किया। 1969 के दौरान यह संस्थान करनाल में स्थानांतरित हो गया। संस्थान लवणता अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र है। भारतवर्ष में लवणीय और क्षारीय भूमि और लवणीय और क्षारीय जल जो अंडरग्राउंड वाटर्स हैं, इन सब समस्याओं को देखते हुए इनको सुधारने के लिए हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस संस्थान को केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान को हिसार में 1 मार्च 1969 को शुरू किया गया। कुछ महीनों बाद अक्टूबर 1969 में इस संस्थान को करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। करनाल और इसके इलाके में बहुत सारा क्षारीय भूमि थी, जिसको सुधारने की उस समय बहुत अत्यंत शीघ्र जरूरत थी, और उसको देखते हुए इस संस्थान को जब यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, तब यहाँ पे स्थानांतरित किया, तो तकनीकी बनाई गई। एक जिप्सम की तकनीक थी और दूसरी तकनीक थी सब सरफेस ड्रेनेज की। ये 2 तकनीकों के माध्यम से हमारी जो लवणीय और क्षारीय भूमि को सुधारने का काम किया गया। देश में सिंचित कृषि में जलमग्नता और मृदा लवणता मुख्य समस्याएं हैं। फसल जल क्षेत्र में अधिक जल संचयन होने और सतह वाष्पीकरण से घुलनशील लवणों की मात्रा में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है, जिससे पौधों को जलग्रस्तता के साथ ही मृदा लवणता के दबाव का भी सामना करना पड़ता है। किसान भाइयों, जैसा आप अपने अनुभव से जानते हैं कि बहुत से ऐसे खेत होते हैं जहां पर बरसात के बाद या पानी लगाने के बाद काफ़ी देर तक पानी खड़ा रहता है और मिट्टी पानी नहीं पीती है। ऐसी मिट्टियों में ऊसर या कलरपन की संभावना हो सकती है। उसकी एक्चुअल मात्रा जानने के लिए हमें उन खेतों की मिट्टी लेकर के और मिट्टी की जांच करानी चाहिए। जांच कराने के बाद अगर मिट्टी का पीएच मान 8.5 से ज़्यादा होता है तो हम उसमें जिप्सम की मात्रा डालने की संस्तुति देते हैं। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ने प्रभावी सुधार और प्रबंधन तकनीक विकसित की है। जैसा कि पीछे आपको दिखाया जा रहा है, उस विधि से जिप्सम की कट्टे पूरे खेत में आप फैला दें और उसके बाद उसको खेत में ऊपर की 7.5 सेंटीमीटर की गहराई, एक बालिश जिसको बोलते हैं, उसमें आप उसको मिला करके और फिर उसमें पानी लगा दें। यह क्रिया हम हमेशा जीरी या धान की पौध लगाने से पहले करते हैं खरीफ सीजन में, और 30 दिन के बाद उसमें हम सामान्य तरीके से जैसे धान की रोपाई करते हैं वैसी पौध लगा दें। और जिप्सम डाल देने के बाद यह खेत लगभग 3 से 4 साल में जैसी कि सामान्य परिस्थितियों में खेती होती है वैसी ही उपज देने लग जाएगी और ऐसी मिट्टियों का सुधार हो जाता है और इनमें पानी पीने की जो समस्या है वो भी खत्म हो जाती है और सामान्य रूप से पैदावार मिलने लग जाती है। किसान अगर लवणीय जल का प्रयोग सोच समझकर उचित तरीके से अच्छे जल के साथ करें तो अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी अच्छी गुणवत्ता वाले जल का लवणीय जल के साथ प्रयोग तभी किया जा सकता है जब ये उचित मात्रा में उपलब्ध हो। दोनों प्रकार के सिंचाई जल का मिश्रण कई कारकों पर निर्भर करता है। कभी-कभी उपलब्धता के आधार पर अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के जल का प्रयोग भी किया जाता है। मृदा की ऊसरता की तरह ही कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे भूजल सिंचाई के लिए उपयोग होता है वहाँ पे भूजल में भी क्षारीयता की समस्या होती है।
इस क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए संस्थान ने जिप्सम बेड टेक्नोलॉजी का विकास किया। जब पहले हमें क्लोड में जिप्सम मिलता था तो वो जिप्सम बेड में से पानी का निकलना बहुत आसान था, लेकिन जैसे जैसे ये पाउडर फॉर्म में जिप्सम मिलने लगा, इसकी गुणवत्ता में कुछ कमी आई, तो पाउडर फॉर्म वाले जिप्सम में से पानी निकलना बहुत मुश्किल हुआ। इस समस्या को दूर करने के लिए संस्थान ने शोध कार्य किया और इस शोध कार्य के उपरांत हम ये रिकमेंड करते हैं अब कि 4 हिस्से जिप्सम और 1 हिस्सा प्रेस मड अगर इसमें मिला दी जाए तो इससे जो पानी की सिंचाई जल की क्षारीयता की समस्या है वो तो दूर होती ही होती है, साथ में जिप्सम बेड में से पानी का जो निकलने का दर है वो भी अच्छे से बढ़ जाता है। तो इस प्रकार इस तकनीक को अपना के किसान भाई जिनकी खेतों में या जिस क्षेत्र में भूजल में क्षारीयता की समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। और इस तकनीक से किसान भाई जब सिंचाई करते हैं क्षारीय पानी से तो उससे लगभग 15 से 20% अधिक पैदावार और मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। साधारण भूमियों की तुलना में लवणीय भूमि में सस्य प्रबंधन पद्धतियां अलग होती हैं। इन भूमियों में मृदा उर्वरता, भूमि पोषक तत्व और सिंचाई जल प्रबंधन के साथ ही कृषि क्रियाओं को समेकित करके अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने ऐसी मृदाओं में गेहूं और धान की अच्छी फसल लेने के लिए कई लवण रोधी किस्मों का विकास किया है, जिनसे किसान अच्छी उपज प्राप्त कर रहे हैं। विगत 10 वर्षों में संस्थान ने 3 लवण रोधी गेहूं की किस्मों का विकास किया है और ये किस्में लवणता में 6 से 8 इसी तक की भूमियों में पैदावार देने में सक्षम है एवं 9.2 से 9.4 pH तक की भूमियों में अच्छी उपज देने यानी कि लगभग 35 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देने के लिए सक्षम है। इसके अतिरिक्त सामान्य भूमियों में भी ये किस्में लगभग 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से अधिक उपज देने की क्षमता रखती हैं। KRL 283 और KRL 210 क्षारीय और लवणीय भूमियों में यदि जल प्लावनता या वाटर लॉगिंग की स्थिति होती है वहाँ भी अच्छी उपज देने की क्षमता रखती है। इसके अलावा KRL 213 भी एक अच्छी किस्म है जो कि लवणता और क्षारीयता एवं सामान्य भूमियों में भी अच्छी उपज देती है। यह किस्में गेहूं के किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद हैं क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों में ये किस्में अच्छी पैदावार देने में सक्षम हैं। सिंधु और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में फसल विविधीकरण को अपनाकर इसे अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए संस्थान कार्य कर रहा है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। संस्थान के वैज्ञानिकों ने गेहूं और धान की अच्छी फसल लेने के लिए कई लवण रोधी किस्मों का विकास किया है, जिनसे किसान अच्छी उपज प्राप्त कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाले अप्रत्याशित बदलाव से खाद्यान्न, फलों और सब्जियों को बचाने के लिए उपलब्ध आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल हमें करना होगा। हमें कृषि में ऐसी पर्यावरण संवेदी तकनीकों को अपनाना होगा जिससे मृदा और जल संसाधनों की उत्पादकता को बरकरार रखते हुए किसानों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों में धान गेहूं फसल चक्र मुख्य फसल प्रणाली है और ये पिछले 6 दशक से यहाँ पे हो रही है।
इसके अंदर हमारा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है। यहाँ का किसान पिछले 6 दशक से पारंपरिक खेती कर रहा है। पारंपरिक खेती का मतलब है कि वो 10 से 15 बार एक साल में जुताई करता है दोनों फसलों के लिए। जो खेत के ऊपर जो फसल अवशेष होते हैं उनको जला देता है और जो आपका नाइट्रोजन है उसका एक्सेस यूज़ करता है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारी जो 3 मुख्य जो समस्या हैं उनमें से पहली जो समस्या आती है कि एक तो सोइल की क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है। सोइल की क्वालिटी का जो पैमाना है वो हम लेते हैं ऑर्गेनिक कार्बन से। यदि आज हम देखते हैं तो इन क्षेत्रों में जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो 0.4% के आसपास है, जो कि निम्न श्रेणी के अंतर्गत आता है। दूसरी समस्या ये आ रही है कि जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका इम्बैलेंस हो रहा है। इम्बैलेंस होने की वजह से जो हम अच्छी से फसल उत्पादकता नहीं ले पा रहे हैं। इसके अलावा जो एक मुख्य समस्या है कि जो हमारा वाटर टेबल है वो धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है। यदि हम देखें तो इसकी दर हर साल आधा से लेकर 0.25 मीटर तक नीचे जाता जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि जो हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन वो नहीं ले पा रहे और हम हर साल हम राइस की क्रॉप लेते जा रहे हैं। सिंधु और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में फसल विविधीकरण को अपनाकर इसे अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए संस्थान कार्य कर रहा है। पिछले 10 साल से हमारा जो संस्थान है वो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पर शोध कार्य कर रहा है ताकि जो पारंपरिक खेती की जो समस्याएं हैं इन चीज़ों से निजात पा सकें। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में हम सभी टेक्निक्स स्मार्ट तरीके से करते हैं, चाहे आपको वाटर हो, वाटर का मैनेजमेंट हो, वाटर स्मार्ट करते हैं, एनर्जी स्मार्ट करते हैं, कार्बन स्मार्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट स्मार्ट करते हैं, नॉलेज स्मार्ट करते हैं और वेदर स्मार्ट करते हैं। तो हम सभी स्मार्ट तकनीकों को मिला के हम ऐसी खेती करते हैं ताकि किसी भी प्रकार की आपदा हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो जिसमें कि अतिवृष्टि होना, अनटाइमली बारिश होना, ड्रॉट पड़ना, ऐसी सिचुएशंस में भी कुछ ना कुछ किसान को पैदा मिल सके ताकि उसकी आजीविका है वो ठीक तरह से चल सके। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में जैसे मैंने बताया कि जो हम कहते हैं कि कार्बन स्मार्ट कैसे हो, तो हम किसानों से कहते हैं कि जो आपकी जो पराली है उसको जलाएं नहीं, जलाओगे नहीं तो जो पर्यावरण है वो साफ रहेगा। और जो पराली के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, यदि हम देखें तो 1 टन पराली के अंदर 6 से 7 किलोग्राम नाइट्रोजन होती है, 1 से 2 किलोग्राम फॉस्फोरस होती है और 15 से लेकर 17 किलोग्राम तक पोटेशियम होती है। और इसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, चाहे आपका आयरन हो, चाहे मैग्नीज हो, चाहे जिंक हो, चाहे बोरोन हो, चाहे सल्फर हो, वो भी इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। खेत में 30 से 50% तक अवशेषों को रखने पर वाष्पीकरण में काफी कमी आती है। साथ ही अनाज की फसलों को शून्य जुताई और धान अवशेषों के साथ लगाने पर उनकी अजैविक कारकों के प्रति सहनशीलता बढ़ती है। किसान को हम कहते हैं कि जो जुताई हम करते हैं, हम कहते हैं 10 से 15 बार जो आप पारंपरिक खेती में जुताई करते हैं, हम चाहते हैं कि आप 1 या 2 बार से ज़्यादा जुताई नहीं करें। सिर्फ आपको सीड ज़मीन में डालने के लिए आप सिर्फ 1 बार ही मशीन चलाएं। जुताई करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, हमारा जो ऑर्गेनिक कार्बन उसका बहुत लॉस होता है। तो हम किसानों से कहते हैं कि आप 0 टिलेज के ऊपर जाइए, चाहे आपकी धान की फसल हो, चाहे आपकी गेहूँ की फसल हो, चाहे आपकी मक्का की फसल हो, चाहे कोई भी दलहन या तिलहन फसल हो, आप 0 टिलेज पे जाइए। इसके अलावा जो दूसरा है कि वाटर मैनेजमेंट, हम पानी का स्मार्ट तरीके से मैनेजमेंट कैसे करें। यहाँ का किसान है वो पानी को फ्लड इरिगेशन देता है, वो आधा से 1 एकड़ तक का प्लॉट काटता है और उसमें पानी चला देता है, उससे पानी का बहुत नुकसान होता है। एक टाइम में 6 से 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपकी यदि प्लॉट साइज़ बढ़ी है तो 10 से 12 सेंटीमीटर पानी चाहिए। इस पानी की खपत को कम करने के लिए और इस पानी की दक्षता को बढ़ाने के लिए हम आजकल जो यहाँ पे मेथड यूज़ कर रहे हैं स्मार्ट तरीका, वो है सब सरफेस ड्रिप इरीगेशन। सब सरफेस ड्रिप इरीगेशन का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो है कि फीड द प्लांट नॉट द सॉइल। आपका जो पानी है, पानी को पौधे को जड़ में पानी चाहिए। हम जो ड्रिप लाइन से ज़मीन के 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे गार्डर किया हमने, वहाँ सीधा पानी मिल जाता है और पानी के साथ साथ हम फर्टिगेशन के रूप में हम नाइट्रोजन दे सकते हैं, हम फॉस्फोरस दे सकते हैं, हम पोटेशियम दे सकते हैं। इससे जो आपकी जो पानी की दक्षता है, जो पानी की दक्षता वो कम से कम 40 से 50% बढ़ जाएगी, चाहे कोई सी भी क्रॉप हो, चाहे आपका धान हो, चाहे आपका गेहूँ, चाहे आपकी मक्की हो, चाहे आपका मूंगबीन हो, चाहे आपकी सोयाबीन हो, चाहे आपका अरहर हो। पेड़ों का लगाना न केवल क्षारीय भूमियों के सुधार के लिए लाभदायक है, बल्कि इससे मृदा की गुणवत्ता भी बढ़ती है, साथ ही पारिस्थितिकी संतुलन भी बना रहता है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने इन क्षेत्रों में वन रोपण के लिए ऑगर होल तकनीक का विकास किया है, जिसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। लवण और क्षार वाली भूमि पे साधारणतः जो पौधा लगाना है और उसके पौधे की सफलतम तकनीक के लिए हमें बहुत ही मुश्किल आती है, और इसमें किसान भाई जो हैं वो किसी भी तकनीक से पौधा लगाएंगे उसमें सफलता के जो हमारे चांसेस है वो कम रहेंगे। दूसरी तरह की जो तकनीकें हैं जिसमें पिट है, रिच ट्रेंच है, ये सब सरफेस है, उसके साथ ही हमारे संस्थान ने इन सभी तकनीकों के ऊपर शोध करते हुए एक नई तकनीक निकाली है जिसका नाम ऑगर होल तकनीक है। इस तरह की तकनीक
का निजात या आविष्कार इसलिए हुआ है क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो क्षार वाली भूमि है उसके नीचे एक सख्त पट्टी जो कि सोडियम कार्बोनेट की जो कंकर होते हैं उससे बनती है, और अगर आप पौधा दूसरी तकनीक जैसे साधारण पिट के माध्यम से लगाते हैं उसमें जो पौधे की जड़ें हैं वो नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाती, और इससे पौधे के जो सर्वाइवल रेट है बहुत ही कम रहता है और पौधे की जो सफलता है बहुत कम होती है। क्षारीय भूमियों की रासायनिक भौतिक स्थिति निम्न होने के साथ साथ उसमें 1 मीटर की गहराई पर एक कठोर परत भी होती है जो पेड़ों की जड़ों को गहराई में आगे बढ़ने से रोकती है। इस तरह की तकनीक में जो गड्ढा किया जाता है लगभग 1.5 से 2 मीटर गहरा रहता है, और उसके साथ इसमें जो व्यास इसका रहता है 30 से 40 सेंटीमीटर का रहता है, और इसमें हम जो मिक्सचर डालते हैं, मिक्सचर हम इसलिए डालते हैं इसमें लगभग 6 महीने तक जो हम नए पौधे लगाते हैं वो सर्वाइव कर पाए। तो इसमें लगभग हम 3 किलोग्राम जिप्सम और लगभग 8 से 10 किलोग्राम गोबर की खाद के साथ ही 10 से 20 किलोग्राम या तो जो ओरिजिनल सॉइल है वो, या उसमें आप रेत भी डाल सकते हैं। तो इस तरह की जो तकनीक है ये हमारे शोध पत्रों में पाया गया कि जो दूसरी तकनीक है उसमें लगभग हमें इस तरह की जमीन पर 30% से भी कम सफलता मिलती है, लेकिन ये तकनीक जो है इससे हमें 90% से ज़्यादा पौधों को सर्वाइव करने में सफलता मिली है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने सरसों की विभिन्न किस्मों के साथ ही चने की देसी किस्मों को विकसित किया है जिनसे अधिक उपज पाई जा रही है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। संस्थान के वैज्ञानिकों ने वन रोपण के लिए ऑगर होल तकनीक का विकास किया है जिसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। बहुउद्देशीय कृषि मॉडल एक समन्वित कृषि तकनीक है। इस तकनीक में किसान फसल उत्पादन के साथ साथ कृषि आधारित उद्योगों का समुचित उपयोग करते हुए परिवार की नियमित आमदनी और रोजगार को कई गुना बढ़ा सकते हैं। वर्तमान में लगभग 86% जो किसान भाई है वो उनके पास जोत बहुत कम है, या वो स्मॉल है, छोटे हैं, या सीमांत है, मार्जिनल है। और ज़्यादातर किसान भाई इस क्षेत्र में चावल और गेहूं लगाते हैं, इस वजह से उनको इनकम सिर्फ 2 ही बार मिलती है। अगर इसके अंदर समावेश कर दिया जाए पशुओं का, समावेश कर दिया जाए मछली का, बकरी पालन का, मुर्गी पालन का, शहद का, तो कहीं ना कहीं किसान भाई को इनकम एक तो बार बार मिल सकती है, एक कहीं ना कहीं उसकी जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी है, जो आजीविका है, वो उसको सुनिश्चित हो सकती है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी उसकी बढ़ सकती है। और हमने ये पाया है इस समेकित कृषि प्रणाली के अंदर, या एकीकृत की जो कृषि प्रणाली का मॉडल हमने यहाँ पे डेवलप किया हुआ है, जो 5 एकड़ के अंदर हमने ये पाया है कि 1 साल के अंदर 1,90,000 रुपये कृषि प्रणाली मॉडल अपनाने से ज़्यादा मिल रहे हैं बनस्पति की जो किसान सिर्फ गेहूं और चावल की खेती कर रहा है। ये जो कृषि प्रणाली है, जो एकीकृत कृषि प्रणाली है, आज के दिन समय की ज़रूरत है, और इसको किसान भाई अगर अपनाएंगे लागत भी कम होएगी, उनको आय ज़्यादा मिलेगी, उनकी सिक्योरिटी बनी रहेगी, वातावरण के लिए भी बहुत अनुचित है, रिस्क भी कवर रहेगा। अगर ओले पड़ गए या बरसात आ गई तो कहीं ना कहीं खेती को नुकसान हो जाता है, बाकी घटकों से उनको इनकम मिल जाएगी। किसान भाई छोटे हैं, जो सीमांत है, उनको अपने सिर्फ खेती के ऊपर निर्भर ना रह के अन्य घटकों को प्रॉपरली समावेश करना चाहिए, और उसका एक बहुत सुंदर मॉडल हमने यहाँ पे डेवलप किया हुआ है 5 एकड़ के अंदर। कृषि वानिकी भू उपयोग की वो पद्धति है जिसके अंतर्गत सामाजिक और पारिस्थितिकीय रूप से उचित वनस्पतियों के साथ साथ कृषि फसलों या फलदार पेड़ों को लगातार या फिर क्रमबद्ध ढंग से शामिल किया जाता है। इस प्रणाली को अपनाने से भूमि की उपयोगिता बढ़ जाती है। ऐसे क्षेत्र जहां क्षारीय और लवणीय मृदा की समस्या है और जहां पर किसानों को अपनी फसलों को उगाना मुश्किल हो जाता है, वहां पर किसान पेड़ों की खेती कर सकते हैं। पेड़ों की विभिन्न प्रजातियां जैसे आम, लीची,
अनार और कृषि वानिकी पेड़ जैसे मिलिया डूबिया और सफ़ेदा है इत्यादि किसान अपने खेतों में लगा सकते हैं। तथा संस्थान ने अलग अलग कुछ पेड़ों की किस्में भी तैयार की हैं जो लवणीय और क्षारीय मिट्टी के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकती हैं। इन पेड़ों को लगाने से इसके मुख्य फ़ायदे ये हैं कि एक तो इसका एक अतिरिक्त आय का साधन भी बन सकता है, जो हमारी मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता भी बनी रहती है, और तथा जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभाव को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारी कृषि वानिकी एक तकनीक है उसको भी किसान उपयोग में ला सकते हैं। कृषि वानिकी तकनीक ये है कि आप फसलों के साथ साथ पेड़ों को भी लगाइए। इसके लगाने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे आप एक ब्लॉक प्लांटेशन लगा सकते हैं, उसमें अलग अलग पेड़ लगा सकते हैं। दूसरी तकनीक ये है कि एक लाइन प्लांटिंग कर सकते हैं, उसके बीच में आप फसलों को भी ले सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि आप फसलों के साथ साथ में पेड़ों से भी आय मिल जाएगी और उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। मौजूदा कृषि प्रणालियों में उभरती चुनौतियों और खाद्यान्नों की बढ़ती मांग के मद्देनजर कृषि प्रणालियों में विविधीकरण की अहम भूमिका होती है। कृषि की सतत सघनीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विकल्पों जैसे संरक्षित खेती आधारित फसल प्रबंधन जैसी तकनीकों के प्रचार और प्रसार की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे सिंधु और गंगा के मैदानी क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य की खाद्यान्न सुरक्षा के लिए कायम रखा जा सके। फसल विविधीकरण की तकनीक को बढ़ावा देने के साथ ही इन भूमियों के लिए संस्थान के वैज्ञानिकों ने सरसों की विभिन्न किस्मों के साथ ही चने की देसी किस्मों को विकसित किया है, जिनसे अधिक उपज पाई जा रही है। 5 सरसों की किस्में ईजाद की गई हैं, जिनमें पहली है CS52, CS54, CS56, CS58 और CS60। रिसेंटली हमने CS58 और CS60 की 2 किस्में रिलीज की गई हैं, जो कि जिन किसानों के पास जल और भूमि की उपलब्धता जिनका pH मान 9 से ऊपर हो तथा EC या लवणता का मान 8 से ऊपर हो, वो किसान इसको अपना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों उसमें 1 हेक्टेयर में कम से कम 20 से 22 क्विंटल यील्ड देती हैं, उनकी पैदावार इतनी होती है। इसके साथ साथ ही जिन किसानों के पास सामान्य भूमि और सामान्य जल हो, वो भी इसको अपना सकते हैं, क्योंकि उस स्थिति में ये 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यील्ड देती हैं। इसके अलावा हमने चने की किस्म भी एक ईजाद की गई है, जिसका नाम करनाल चना 1 है। ये देसी चने की एक किस्म है। इसे वो किसान अपना सकते हैं जिनके पास EC 4 हो तथा pH 9 हो। इससे ज़्यादा पे ये उपयुक्त नहीं, लेकिन इस तक ये बहुत अच्छी है और ये 14 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यील्ड देती है। साथ साथ ही इन साल्ट टॉलरेंट वैरायटीज़ को, चाहे वो सरसों की हो या चने की हो, इनको अपनाने से किसान इनमें कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी बीमारियां या जितने भी उससे जनित रोग है, कीट वगैरह कम लगते हैं। संस्थान नवीन तकनीकों, उन्नत किस्मों, क्षारीयता और लवणीय भूमि को सुधार कर कृषि योग्य भूमि बनाने और किसानों की आय बढ़ाने की क्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज तक इस संस्थान को 50 साल हो गए हैं। इस संस्थान ने जो अपनी मेन तकनीकियां बनाई वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दी। स्टेट गवर्नमेंट्स ने आगे उनको इम्प्लीमेंट करके 20 लाख हेक्टेयर क्षारीय भूमि को सुधारा जा चुका है। जब हम लवणीय भूमि की बात करते हैं तो वो 70,000 हेक्टेयर भूमि सुधारी जा चुकी है। अब जब हम ये बात करते हैं कि हमने 20 लाख हेक्टेयर क्षारीय भूमि सुधार ली और 70,000 हेक्टेयर हमने लवणीय भूमि सुधार ली, इसमें हमें फ़ायदा क्या हुआ? जिनके पास भी इस तरह की भूमि है, जो किसी ज़माने में उसको ये लगता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, आज वो बहुत खुशहाल है। और अगर हम इस एरिया की बात करते हैं करनाल में, जब हम 1969 की बात करते हैं तो यहाँ पे एक तिनका घास का भी नहीं होता था, और आज के दिन एक किसान 1 हेक्टेयर में 70 क्विंटल धान में और 50 क्विंटल गेहूं में अपनी पैदावार लेता है। और जो ठीक ज़मीन है, बिल्कुल ठीक ज़मीन है, उसमें भी तकरीबन इतनी ही पैदावार आती है। तो ये इस तरह की ज़मीनें हैं जो ख़राब ज़मीनें थी, उनको हमने उतनी ही पैदावार किसान को
लेने के लायक बना दिया, जितनी किसान एक बिल्कुल ठीक ज़मीन और ठीक पानी के साथ लेता है। हरित क्रांति की जन्मस्थली पूसा संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कृषि में शोध के द्वारा उत्पादन को किस प्रकार से हम बढ़ाएं।